दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इम्पॉर्टेंट सिविक्स या राजनीति विज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट कोटेशन है उनको और बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले इसमें राजनीतिक सिद्धांत है क्या, तो इसमें बताया गया कि राजनीतिक सिद्धांत कोई परिकल्पना मात्र नहीं है। जैसे माना जाता है कि राजनीति विज्ञान एक हाइपोथेसिस है, तो मात्र ये हाइपोथेसिस नहीं है, बल्कि राजनीति का विज्ञान व राजनीति का तत्व ज्ञान दोनों भी है। जब भी पूछा जाए कि राजनीति सिद्धांत क्या है, तो यह राजनीति का विज्ञान भी है और राजनीति का तत्व ज्ञान भी है, यानी राजनीति का दर्शन भी है। और इसी को ये जो परिभाषा यहाँ दी हुई है ब्लूहैन के अनुसार, ब्लूहैन ने राजनीति सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित करते हैं। कहते हैं राजनीतिक व्यवस्था का एक अमूर्त आदर्श है। राजनीतिक जो पॉलिटिकल डेटाज होते हैं उनका क्रमबद्ध संग्रह हुआ विश्लेषण हेतु परिदर्शक का प्रतीक है। तो ये परिभाषा आपके एग्जाम में आ सकती है। ब्लूहैन ने किस रूप में परिभाषित किया? ब्लूहैन ने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था का एक अमूर्त आदर्श है, राजनीतिक डेटाज के क्रमबद्ध संग्रह व विश्लेषण हेतु एक परिदर्शक का प्रतीक है। तो ये परिभाषा आप ध्यान रखिएगा। तो राजनीति सिद्धांत समझ चुके होंगे कि कोई एक हाइपोथेसिस नहीं है, बल्कि यह राजनीति का विज्ञान व राजनीति का दर्शन अर्थात तत्व ज्ञान दोनों है। ब्लूहैन इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था का एक अमूर्त आदर्श है। यह राजनीतिक डेटाज के क्रमबद्ध संग्रह व विश्लेषण हेतु एक परिदर्शक का प्रतीक है। वहीं एंड्रयू हैकर राजनीति सिद्धांत को एक परिकल्पनात्मक के रूप में स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि राजनीति सिद्धांत ये क्या है, मात्र परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है। तो ये राजनीति सिद्धांत को आगे जॉर्ज सेबाइन किस रूप में परिभाषित करते हैं। तो जॉर्ज सेबाइन के द्वारा कहा जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत एक राजनीतिक विज्ञान विषयक या राजनीति विज्ञान संगत कुछ भी चीज़ है। ये कहते हैं कि राजनीति सिद्धांत का संबंध राजनीति विज्ञान विषय से है, यानी इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान से संबंधित या इससे मेल खाते हुए विषय वस्तुओं का विश्लेषण व अध्ययन किया जाता है, अर्थात यह राजनीतिक समस्याओं का अनुशासित अन्वेषण है। आगे वही बात लिख भी दी गई है। इसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस डिक्शनरी में राजनीतिक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, वहाँ कहा जाता है कि वह विचार संकलन जो राजनीतिक दृश्य घटना का मूल्यांकन करने, उसको स्पष्ट करने व उसका पूर्वानुमान करने का प्रयास करता है। राजनीति विज्ञान के एक उपक्षेत्र के रूप में यह राजनीतिक विचारों, मूल्यों, संकल्पनाओं व राजनीतिक व्यवहार के पूर्वानुमान संबंधी स्पष्टीकरण से संबंध रखता है। तो इसमें केवल राजनीति दृश्य घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि राजनीतिक विचार, मूल्य, संकल्पना, राजनीतिक व्यवहार, इन सब पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं सिद्धांत। तो सिद्धांत शब्द ध्यान रखिएगा। जो सिद्धांत शब्द है ये इंग्लिश के थेरिया शब्द से बना, और थेरिया शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है थेरी का कि किसी बात पर शांत व गंभीर चिंतन अवस्था में उसे ग्रहण व समझने से है। क्या है? यानी सिद्धांत का मतलब हुआ कि किसी भी बात पर शांत व गंभीर चिंतन अवस्था में उसे ग्रहण व समझने से है, अर्थात किसी भी विषय पर पूरी तरह से सेंटर्ड होकर, केंद्रित होकर जो मानसिक दृष्टि डाली जाती है, उसी को किस नाम से जाना जाता? सिद्धांत के नाम से जाना जाता। इसी प्रकार ब्रेक्ट महोदय साहब सिद्धांत यानी थ्योरी का अर्थ बताते हैं कि किसी विषय पर एक चिंतक की संपूर्ण शिक्षा, जिसमें तथ्य, उसके स्पष्टीकरण, इतिहास की उसकी अवधारणा, मूल्य, उसके मूल्य निर्णयों, नीतियों का वर्णन होता है। राजनीतिक सिद्धांत मात्र व्याख्या मात्र नहीं है, बल्कि यह परिकल्पना मात्र नहीं है। यानी जो सिद्धांत है इसमें केवल व्याख्या ही नहीं शामिल होती, केवल परिकल्पना ही शामिल नहीं होती, केवल विचार ही शामिल नहीं होते, केवल तत्व ज्ञान ही शामिल नहीं होते, बल्कि यह
विज्ञान व तत्व ज्ञान यानी दर्शन दोनों का मिश्रण होता है। सिद्धांत का अर्थ होता है किसी बात को प्रत्यक्षता, अपेक्षित अथवा अन्यथा अभिव्यक्त डेटाज या अंतर संबंधों के प्रसंग में स्पष्ट करने के लिए जो प्रस्थापना हाइपोथेसिस किया जाता है उसी को किस नाम से जाना जाता है, यानी राजनीतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। राजनीतिक सिद्धांत क्या होना चाहिए, जैसे राजनीतिक सिद्धांत किस पे विचार करती है, राजनीतिक सिद्धांत क्या होना चाहिए, इस पे प्रमुख रूप से फोकस होता है या रहता है। अब राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। राजनीतिक सिद्धांत को कुछ लोग दर्शन मानते हैं, कुछ लोग इतिहास मानते हैं, कुछ लोग विज्ञान मानते हैं, कुछ लोग भूगोल मानते हैं। तो ये पूरी तरीके से ना तो विज्ञान है, ना पूरी तरीके से इतिहास है, ना पूरी तरीके से दर्शन है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि इतिहास के रूप में, तो ये जो राजनीतिक विज्ञान है इसको क्या कहा जाता, इतिहास मानने की वकालत जॉर्ज सेबाइन के द्वारा की जाती। तो यहाँ नाम लिखा हुआ है। तो पूछा जाए इतिहास के रूप में कौन कौन ऐसे हैं विद्वान जो राजनीतिक विज्ञान को इतिहास मानते हैं, तो जॉर्ज सेबाइन इतिहास के रूप में राजनीतिक विज्ञान को मानते हैं। और ये राजनीतिक सिद्धांत के बिना इतिहास बेबुनियाद इमारत है। ये क्या कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के बिना इतिहास बेबुनियाद इमारत है। वहीं प्रोफेसर एस.एल. राठौर, ये नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर एस.एल. राठौर के द्वारा क्या कहा जाता है, यानी एस.एल. राठौर कहते हैं कि शाश्वत रूप से महत्वपूर्ण व निर्देशात्मक मनुष्य की अनंत प्रगति के समकालीनता से अप्रत्यक्ष रूप से इतिहास जुड़ा हुआ है। इतिहास पे ध्यान मत दो, वे कहते हैं। और राजनीतिक सिद्धांत का यानी दोबारा राजनीतिक सिद्धांत का स्वाद आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। अगर आप इतिहास की ओर नज़र दौड़ाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि आप राजनीतिक सिद्धांत की जो राजनीतिक सिद्धांत है उसको, राजनीतिक विज्ञान है उसको नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए प्रोफेसर एस.एल. राठौर साहब कहते हैं कि अगर राजनीतिक सिद्धांत व राजनीतिक विज्ञान को समझना है तो इतिहास से ध्यान हटाना होगा। तो दो नाम इसमें, राजनीतिक विज्ञान को इतिहास के रूप में कौन स्वीकार करते हैं, तो जॉर्ज सेबाइन वकालत करते हैं, समर्थन करते हैं। वहीं इसका इतिहास से ध्यान हटाने की बात कौन करते हैं, प्रोफेसर एस.एल. राठौर साहब करते हैं। अब यहाँ बताया जा रहा कि इतिहास क्यों जरूरी है, राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए इतिहास क्यों जरूरी है, क्योंकि इतिहास के माध्यम से राजनीतिक सिद्धांत क्या चीज़ है कि व्याख्या करता है। हर चीज़ में व्हाट की व्याख्या होती है। जैसे आप कहते हो आदर्शवाद, तो आदर्शवाद क्या है, तो क्या है की व्याख्या हमें इतिहास से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है, इतिहास के माध्यम से राजनीतिक सिद्धांत क्या चीज़ है की व्याख्या करता है। किसी भी मूल्य को बिना उसके प्रासंग के नहीं समझा जा सकता, यानी किसी भी चीज़ को समझना है तो उसके काल विशेष को ही समझना होगा। किसी देश काल परिस्थिति के अनुसार किसी भी विचार, किसी भी सिद्धांत को समझा जा सकता, चाहे वो राजनीतिक सिद्धांत हो या फिर विज्ञान का कोई ही सिद्धांत क्यों ना हो। जैसे मार्क्स का जो साम्यवाद है, मार्क्स का साम्यवाद काल विशेष के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। अब इतिहास राजनीतिक विज्ञान दर्शन के रूप में है, तो दर्शन के रूप में कौन कौन वकालत करते हैं, तो इतिहास के रूप में वकालत कौन करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लियो स्ट्रास के द्वारा वकालत इसे किस रूप में, इतिहास के रूप में की जाती है। लेकिन जब दर्शन की बात आती है तो राजनीतिक विज्ञान को दर्शन कौन मानते हैं, लियो स्ट्रास साहब दर्शन मानते हैं। लियो स्ट्रास साहब दर्शन मानते हैं। लियो स्ट्रास साहब इसको क्या मानते हैं, दर्शन मानते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि बिना दर्शन के कोई भी राजनीति कभी अस्तित्व में रह ही नहीं सकता। बिना दर्शन के कोई भी राजनीतिक कभी अस्तित्व में रह ही नहीं सकता। भविष्य पर नज़र रखे बगैर कोई भी कभी कायम नहीं रह सकता, क्योंकि कोई भी वर्तमान अपने भविष्य बगैर नहीं रह सकता। कुल मिलाकर के ये कि जो लियो स्ट्रास साहब हैं ये राजनीतिक विज्ञान को दर्शन के रूप में मानते हैं। अब राजनीतिक विज्ञान के रूप में कौन कौन वकालत करते हैं, तो ये ब्लंटली साहब, कैटलिन साहब, डेविड ईस्टन साहब और रॉबर्ट डहल साहब, इनके द्वारा राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान माना गया है। कौन, आर्थर ब्लंटली साहब, कैटलिन साहब, कैटलिन, डेविड ईस्टन और रॉबर्ट डहल,
ये आदि विद्वानों ने यानी राजनीति विज्ञान को विज्ञान माना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा कि राजनीति विज्ञान भौतिक की भांति, केमिस्ट्री की भांति यानी ये विज्ञान नहीं है, बल्कि यह जो प्राकृतिक विज्ञान या भौतिक विज्ञान है वो इसमें लागू नहीं होता। बल्कि क्यों नहीं लागू होता? क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत में जो हम विज्ञान मानते हैं उसके माध्यम से कोई भी सार्वत्रिक यूनिवर्सली कोई भी सिद्धांत इसके नहीं होते, और इसमें जो स्पष्ट कारण प्रभाव भी नहीं दिखाई देता, प्रयोगशालाएं नहीं होती हैं, पूर्वानुमान सटीक नहीं लगाया जा सकता, अर्थात यह यथार्थ रूप में विज्ञान नहीं है। लेकिन तब भी इसमें जो मानदंड या इसमें जो संकल्पनाएं स्वीकार की गई उनका ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, उनका परीक्षण किया जा सकता। ड्यू टू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पॉलिटिकल साइंस इज कंसीडर्ड एज साइंस। इसे साइंस के रूप में स्वीकार किया जाता है। और पॉलिटिकल साइंस को मास्टरपीस साइंस के रूप में यानी आदि विज्ञान के रूप में इसकी व्याख्या किसके द्वारा की गई? अरस्तु के द्वारा की गई है। इसीलिए राजनीतिक विज्ञान का जो पितामह जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु साहब को राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है। विज्ञान के रूप में राजनीति सिद्धांत निष्पक्ष, अनुकट व वस्तुपरक ज्ञान को क्या करता है? वस्तुपरक ज्ञान को जन्म देता है। भौतिकी के नियम भूत, वर्तमान, भविष्य में एक समान होते, किंतु जो सामाजिक विज्ञान जैसे पॉलिटिकल साइंस है इस पे लागू नहीं होता है, इस पे लागू नहीं होता। अब राजनीतिक सिद्धांत हुआ विकास कैसे हुआ? तो राजनीतिक सिद्धांत पश्चिम में विभिन्न फेजेस से होकर गुजरा है और इसमें शुरुआत प्लेटो और अरस्तु से होती है। राजनीतिक दर्शन का जनक प्लेटो है, वहीं राजनीतिक विज्ञान का जनक किससे कहा जाता? अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को माना जाता है। इसके कई सिद्धांत एक शास्त्रीय या आरंभिक यानी राजनीतिक सिद्धांत है। इसमें जो राज्य का संगठन व प्रकार पर गंभीर रूप से चिंतन मनन किया गया। अब राजनीतिक सिद्धांत के विकास व मूल्यांकन निम्न आधार पर किया जाता है। पहला व्यापक राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत और तीसरा समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। अब अगर व्यापक राजनीतिक सिद्धांत या इसी को क्लासिकल शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, इसमें सुकरात हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, इन सब के लेखों को शामिल किया जाता है। और 19वीं सदी के आरंभ तक का यह जारी रहता है। राजनीतिक सिद्धांत से व्यापक जुड़े प्रतिमान में कौन? यानी ये सेल्डन वालिन के अनुसार, सेल्डन वालिन ने क्या कहा? तो इनके विचारों, इनके जो राजनीति सिद्धांत में क्या क्या होना चाहिए, इसमें सेल्डन वालिन साहब क्या क्या कहते हैं? नंबर 1, पहला पॉइंट ये क्या कहते हैं? पहला पॉइंट ये कहते हैं कि यह प्रजा से संबंधित विषयों पर विश्वसनीय जानकारी, विश्वास है तो एक बुद्धि संगत आधार स्थापित करने के लिए, एक मीमांसात्मक अनुसरण कार्रवाई है तो एक बुद्धि संगत आधार स्थापित करने के लिए, एक राजनीतिक रूप से प्रेरित अनुसरण पर अवलक्षित होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रजा है, जनता है, उससे संबंधित विषयों पर विश्वसनीय जानकारी हमें राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत प्राप्त हो जाती है और इसके माध्यम से किया जा सकता है, एक मॉडल को भी तैयार किया जा सकता है। दूसरा, उसने राजनीति को जनसाधारण के साथ पहचानने का प्रयास किया। ग्रीक पोलिस, रोमन रेस, जो क्योंकि ग्रीक में जो राष्ट्र थे उनको ग्रीक पोलिस के नाम से पुकारा गया, तो चाहे वो ग्रीक पोलिस हो या रोमन रेस पब्लिका हो या कॉमनवेल्थ हो, इन सब में यानी क्या जानकारी प्राप्त होती, राज्य के संबंध में संकेत प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट, राजनीतिक जो इसकी मूल विश्लेषण इकाई है वह हमेशा राजनीतिक समष्टि निकाय नीतिक रही है। यानी इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें व्यक्ति की बजाय राजनीतिक सिद्धांत में संगठन या समूह या राजनीतिक दलों इत्यादि पर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है, इत्यादि पे ध्यान दिया जाता है। अपने आप को राजनीतिक सिद्धांत से जोड़ते हुए व्यापक राजनीतिक सिद्धांत ने व्यवस्था, संतुलन, साम्य व सामंजस्य पर जोर दिया है। कहने का मतलब हुआ राजनीतिक सिद्धांत में संतुलन भी पाया जाता, सामंजस्य भी पाया जाता, साम्य इक्विलिब्रियम भी पाया जाता है। जब भी अस्थिरता आई है तब इसमें क्रांतियाँ भी रही हैं। व्यापक राजनीतिक सिद्धांत ने राजनीतिक दृश्य घटना की एक से अधिक विस्तृत व्याख्या की और यानी राजनीति
जो शुरुआती स्तर की व्यापक राजनीतिक सिद्धांत रहा है, इसके अंतर्गत किसी भी पॉलिटिकल फिनोमेना का कई तरीके से व्याख्या किया गया और कई विकल्पों पर विचार करते हुए सर्वोत्तम विकल्प यानी तुलनात्मक अध्ययन विकल्पों का करके सर्वोत्तम विकल्प चुनने का प्रयास इसमें किया जाता रहा है। और क्या कहते हैं, राजतंत्र के सर्वोत्तम रूप को भरते हुए व्यापक सैद्धांतिकरण कर निर्भीकता व अमूल परिवर्तनवाद को उजागर किया गया है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की अगर बात किया जाए तो इसमें कौन वैज्ञानिक सिद्धांत, प्रत्यक्षवाद, आणविक, व्यवहारिक, संस्थागत, ये सब इसमें शामिल होते हैं और जिसमें मार्क्सवादी सिद्धांत को भी शामिल किया जाता है। इसकी शुरुआत 15वीं और 16वीं शताब्दी से उस समय होती जब उदारवाद का यानी जन्म होता है। इसमें कौन कौन से हैं तो इसमें मेरियम हैं, डहल हैं, कैसवेल हैं, डेविड ईस्टन है, ये सब इसमें शामिल किए जाते हैं। और इसमें भूत की बजाय ये वर्तमान पर यानी निष्प्रभ का मतलब जो जीवित नहीं है बजाय जीवित पर, दूर की बजाय निकटस्थ पर, आत्मनिष्ठ की बजाय वस्तुनिष्ठ पर, मीमांसात्मक की बजाय विश्लेषण पर, वर्णनात्मक की बजाय व्याख्यात्मक पर, प्रयोजन मूलक की बजाय प्रक्रिया मूलक पर, सैद्धांतिक की बजाय वैज्ञानिक पर यानी जोर देते हैं। कहने का मतलब हुआ हर चीज़ों को आज के संदर्भ में यानी जांचने परखने की कोशिश करते हैं और इसके जो सिद्धांत इससे विकसित होते हैं वो सिद्धांत कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ होते हैं, एम्पिरिकल अनुभविक होते हैं, ऑब्जर्वेशनल प्रेक्षणीय होते हैं और प्रमेय होते हैं यानी इनको मापा जा सकता है। अब इसके अवलक्षण क्या है कि इसमें जो तथ्य यानी फैक्ट व डेटाज अध्ययन आधार तैयार करते हैं यानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट व डेटाज के आधार पर किसी भी राजनीतिक दृश्य घटना या परिघटना का, पॉलिटिकल फिनोमेना का क्या किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है, इसमें एनालाइज किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। दूसरा, मानव व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है इसके माध्यम से। तीसरा, आत्मनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता और इसमें जो मीमांसात्मक निर्वचन, विश्लेषणात्मक व्याख्या का यानी प्रयोजन मूलक, प्रेक्षणात्मक, वर्णनात्मक और वैज्ञानिक तरीके से क्या अध्ययन किया जाता है। तथ्यों व मूल्यों को अलग किया जाता है और मूल्यों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि तथ्य प्रासंगिक बन जाए। तथ्य प्रासंगिक तो मूल्य अगर मूल्य और तथ्यों को अलग कर दिया गया और जो मूल्यों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि मूल्यों के सहारे तथ्य भी प्रासंगिक बने रहें, तो ये कोशिश इसमें की जाती है। कार्य प्रणाली को आत्मसचेत, सुव्यक्त व परिणात्मक होना पड़ता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें इंटरडिसिप्लिनरी एनालिसिस यानी अंतर अनुशासनात्मक विश्लेषण पर भी ध्यान दिया जाता है। इसमें यह जो है को, यह जो था अथवा यह जो होना चाहिए या हो सकता था की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। यानी पहले ये यह जो था या यह जो होना चाहिए, जो था, जो होना चाहिए, जो हो सकता था, इनकी बजाय जो है वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में व्हाट इज में प्रमुख रूप से क्या किया जाता है, इसमें प्रमुख रूप से बल दिया जाता है किसी भी राजनीतिक परिघटना को। मूल्यों, तथ्यों का, तत्व रूप का और सिद्धांत अनुसंधान का व यथापूर्व स्थिति सामाजिक परिवर्तन का समर्थन करने के लिए इनका किया जाता है। तो ये आपका रहा यानी दूसरा। पहला हमने व्यापक राजनीति सिद्धांत को बताया और व्यापक राजनीति सिद्धांत में कौन कौन वकालत किए वो बताया। दूसरा हमने आपको क्या बताया, आधुनिक राजनीति सिद्धांत इसमें, और आधुनिक राजनीति सिद्धांत में हमने कहा कि आधुनिक राजनीति सिद्धांत के समर्थक जो हैं मेरियम से लेकर के रॉबर्ट हॉल, कैसवेल व ईस्टन इसकी क्या करते समर्थन करते हैं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हमने बताया। अब तीसरा है समकालीन राजनीति सिद्धांत, यानी कौन सा, समकालीन राजनीति सिद्धांत। और समकालीन राजनीति सिद्धांत की वकालत किसके द्वारा की गई है इसको भी हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं। तो ये समकालीन राजनीति सिद्धांत, तो समकालीन राजनीति सिद्धांत ये है समकालीन राजनीति सिद्धांत। समकालीन राजनीति सिद्धांत के यानी प्रमुख रूप से इसमें कौन समर्थक है, डेविड हेल्ड साहब हैं। कौन है, डेविड हेल्ड साहब हैं। तो इसके प्रमुख रूप से कौन से, पहला पॉइंट लिखा, समकालीन राजनीति सिद्धांत को राजनीतिक विचार के रूप में देखा गया, यानी इसको राजनीतिक विचार माना गया। जो समकालीन राजनीति सिद्धांत है ये क्या माना, इसको राजनीतिक विचार के रूप में देखा गया, जिसमें उनमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विषय वस्तु के महत्व को जांचने का प्रयास किया जाता है। यानी
विषय वस्तु को प्रमुख आधार बनाया गया। अगला जो संकल्पनात्मक विश्लेषण है, इसको फिर से एक सब्जेक्ट के रूप में यानी इसको लाए जाने की वकालत की गई। इसके अलावा कि जो नैतिक व राजनीतिक कार्यकलाप हैं उनको आधार बना करके किसी भी व्यवस्था पर विशद व्याख्या की गई कि यानी नैतिक व राजनीतिक क्रियाकलापों को क्या किया गया, इसके अंतर्गत व्याख्या किया जाता है। इसके अलावा राजनीतिक मूल्यों की बुनियादी बातों को प्रकट किया जाता, परीक्षण किया जाता और नए नए कॉन्सेप्ट फिर से बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो आसानी से समझ में आने वाले सिद्धांत नहीं है, जिससे दुर्बोध सैद्धांतिक प्रश्न कहा जाता, और विशिष्ट राजनीतिक विषय से संबंधित इस प्रकार के तर्क के रूप में पुनर्जीवन युक्त किया गया है। तो ये सब इसमें यानी शामिल किया जाता है। इसके अलावा तो डेविड हेल्ड और दूसरे नाम याद रखिएगा डेविड हेल्ड के साथ ब्रियान बैरी के माध्यम से क्या किया जाता, राजनीतिक सिद्धांत में सिद्धांतों व संस्थाओं के बीच अध्ययन को कहा जाता है। यानी राजनीतिक सिद्धांत में सिद्धांतों व संस्थाओं के बीच अध्ययन किया जाता। वहीं जॉन रॉल्स क्या कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत वैज्ञानिक अनुभविक तरीके के साथ साथ सत्य की भी तलाश करता है। तो इसमें राजनीतिक सिद्धांत अगर वैज्ञानिक और जो एम्पिरिकल तरीके हैं, एम्पिरिकल तरीकों के साथ साथ सत्य को भी तलाशे, तो ये परिभाषा राजनीतिक सिद्धांत की आए तो जॉन रॉल्स बताइएगा। सिद्धांतों व संस्थाओं के बीच अध्ययन किया जाता है, ब्रियान बैरी के द्वारा परिभाषा दी गई। वहीं जॉन रॉल्स ने कहा राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत वैज्ञानिक अनुभविक तरीकों के साथ साथ सत्य की भी तलाश की जाती है। रॉबर्ट नाजिक किस रूप में परिभाषित करते, रॉबर्ट नाजिक कहते हैं कि समकालीन राजनीतिक सिद्धांत व्यापक साक्ष्यों को आधार बना करके समकालीन राजनीतिक सिद्धांत व्यापक साध्यों को अनुभविक साधनों को जोड़कर अनेक राजनीतिक समस्याओं का यानी समाधान कर सकता है। डेविड हेल्ड साहब ने समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में क्या कहा कि मीमांसात्मक संबंध सर्वोपरि संकल्पनात्मक व नियामक के साथ साथ, यानी इसमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया होगा। ये पॉइंट का मतलब ही है कि जो दर्शन जैसे विचार जैसे आदर्शवाद, मार्क्सवाद, जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये इसमें क्या किया जाता, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में प्रमुख रूप से प्राथमिकता दी जाती है, वकालत की जाती है। दूसरी इसमें एम्पिरिकल यानी जो रियल में घटनाएं घटित हो सकती उनके विश्लेषण पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तीसरा जो वर्तमान से संबंधित हैं, समसामयिक परिघटनाएं हैं, उन पे प्रमुख रूप से ज़्यादा बल दिया जाता है। अब राजनीतिक सिद्धांत के समक्ष कार्य कौन कौन से हैं, तो महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन जो हो रहे हैं उनको पहचानना और उनके बीच क्यों परिवर्तन हो रहे हैं, अंतर संबंधों को भी समझने की कोशिश करना। दूसरा किसी सैद्धांतिक ढांचे पर क्षेत्र में श्रमिकों का अस्तित्व तथा व्यापक उनके स्वीकरण तथा उनके द्वारा सर्वमति विभिन्न अनुसंधानों के परिणामों की तुलना किए जाने हेतु उन्हें समर्थ करना, यानी जो समाज का सबसे निचला तबका है उसको इस लायक बनाना कि वह भी राजनीतिक परिघटना को समझ सके और उसमें अपने एक समझ भी विकसित कर सके। अंततः एक सैद्धांतिक ढांचे की विद्यमानता अथवा कम से कम संकल्पनाओं का एक अपेक्षाकृत सुसंगत निकाय अनुसंधान को अधिक भरोसेमंद बनाता है। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है, तो राजनीतिक सिद्धांत का महत्व कौन, जॉन प्लेमेंटाज द ईज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी लिखते हैं और इसमें ये कहते हैं कि राजनीतिक दर्शन तो मर चुकी है, मैंने लोगों को कहते हुए सुना है। तो ये अगर ये कहा जाए राजनीतिक दर्शन मर चुकी है, मैंने लोगों को कहते हुए सुना है, ये कौन कहा है, तो ये जॉन प्लेमेनाज के द्वारा ईज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी नामक निबंध में ऐसा विचार दिया जाता है। तो जॉन प्लेमेनाज ईज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी नामक निबंध में कहते हैं कि मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि राजनीतिक दर्शन मर चुका है। अब अंत में आता है कि राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत का आखिरकार प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन का मतलब हुआ क्यों ये प्रासंगिक है, तो या एक सिद्धांत को गंभीर हुआ जटिल कार्यकलाप के रूप में परिवर्तित करता है। दूसरा या मूल्यों, मानदंडों व लक्ष्यों का अध्ययन करता है, तो ये मूल्य हो गया, मानदंड हो गया, लक्ष्य अध्ययन करता है। और यह उन सिद्धांतों का अध्ययन करता है जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सशक्त रूप से मनुष्य की स्वयं
की तथा समाज की छवियों को क्या किया, प्रभावित किया है, उसका अध्ययन किया जाता है और उनको सामाजिक व राजनीतिक व्यवहार को गंभीरता से निर्धारित किया जाता है। इसमें सामाजिक रूप से अनुकूलित विचारधारा का एक तत्व है। यह विचारधारा एक दृष्टि भ्रम भी हो सकती है और फिर जब तक कि मनुष्य को यह दृष्टि भ्रम ना हो, सामाजिक विकास का पथ वो ना होता है, यानी सामाजिक विकास का पथ वो जो ना होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो पॉलिटिकल साइंस है एक प्रकार का अनुकूलित विचारधारा है। अनुकूलित विचारधारा का मतलब ये लोगों के और देश काल परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन होता आता है, होता जाता है। तो ये इसके कुछ प्रयोजन हैं। तो ये पहला टॉपिक क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब इसमें अधिकार, अधिकार क्या है? तो राज्य कभी अधिकार नहीं देता, ध्यान रखिएगा। अधिकार केवल राज्य केवल अधिकारों को क्या देता है, मान्यता देता है। अधिकार कभी राज्य के द्वारा अधिकार प्रदान नहीं किए जाते, बल्कि बोसांके की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट, पीछे हमने आपको बता भी रखा है कि इस संदर्भ में बोसांके की परिभाषा प्रासंगिक लगती है। बोसांके कहते हैं कि अधिकार विवेक पर आधारित जो अधिकार है यह विवेक पर आधारित होता है और जिसे समाज के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है तथा राज्य के द्वारा उसे लागू किया जाता है। तो यहाँ पर भी लिखा है कि राज्य कभी अधिकार नहीं देते, वे केवल उन्हें मान्यता देते। सरकार कभी अधिकार प्रदान नहीं करती, सिर्फ उन्हें संरक्षण देती है, यानी सरकार के द्वारा भी अधिकार नहीं प्रदान किए जाते। अधिकार व्यक्तियों के वे अधिकार होते हैं जो व्यक्तियों से संबंधित होते हैं। अधिकार का मतलब हुआ कि व्यक्तियों से इनका संबंध होता है, व्यक्तियों से इनका संबंध होता है। अब यहाँ अधिकार क्या है उसकी बात की गई कि अधिकार वस्तुतः एक प्रकार के दावे होते हैं, विवेक पर आधारित वे दावे होते हैं जिसे समाज के द्वारा मान्यता और राज्य के द्वारा इनका क्रियान्वयन किया जाता है। अधिकार वस्तुतः दावे होते हैं, लेकिन हर एक दावा अधिकार नहीं होता है। कोई भी दावा अधिकार नहीं होता कि जो भी मन में आया वो दावा आपने ठोक दिया और कह रहे हो ये हमारा अधिकार है। यदि वह मान्यता प्राप्त नहीं है, अगर कोई दावा मान्यता प्राप्त नहीं है तो आप उसे अधिकार नहीं कहेंगे। कोई भी अधिकार वह भी अधिकार नहीं कहलाएगा यदि वह कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं। अगर कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं है तो वह भी क्या अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। दावे जब समाज द्वारा मान्य हो जाते हैं तो ये अधिकार बन जाते हैं और राज्य द्वारा माने जाते और लागू किए जाते तब भी अधिकार बन जाते। तो इसका मतलब आप सीधे बोसांके की परिभाषा से आप बता सकते हैं कि अधिकार विवेक पर आधारित वे दावा है जो राज्य के द्वारा लागू किया जाता है और समाज के द्वारा मान्यता दी जाती है और राज्य के द्वारा इसे लागू किया जाता है, राज्य के द्वारा लागू किया जाता है। इसके अलावा शक्ति, पावर क्या है? शक्ति एक शारीरिक बल है जो विशुद्ध रूप से ऊर्जा होती है। मात्र बल के आधार पर अधिकारों की कोई व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती। तो ये आप बल का प्रभाव करके आप अधिकार को लागू नहीं करा सकते। अधिकार की परिभाषा हाव हाउस क्या देती है कि अधिकार वे हैं जो हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं और दूसरे हमसे अपेक्षा करते हैं। हाव हाउस की परिभाषा आप दिमाग में बैठाइए कि अधिकार क्या है। हम दूसरों के प्रति कोई बहुत सारी उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए ये करेगा वो करेगा, या और बहुत सारी अधिकार भी रखते हैं, स्वत्व रखते हैं। उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति हमारे प्रति भी अपेक्षा रखता है। तो अधिकार क्या है? अधिकार वे हैं जो हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं और दूसरे हमसे अपेक्षा करते हैं। ये किसकी परिभाषा है? ये हाव हाउस की परिभाषा है। तो अधिकार की परिभाषा ध्यान रखिएगा। हाव हाउस ने किस रूप में इसे परिभाषित किया? तो हाव हाउस ने कहा कि अधिकार वे हैं जो हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं और दूसरे हमसे अपेक्षा करते हैं। ये हाव हाउस साहब इसको परिभाषित करते हैं। अधिकार प्राधिकार नहीं होते, अथॉरिटी नहीं होता, क्योंकि वे हकदारियां नहीं है। तो ये प्राधिकार जो अथॉरिटी होती है वो सार्वत्रिक नहीं होती, क्योंकि अथॉरिटी आप देखो कि अधिकार तो यूनिवर्सल होते हैं, लेकिन जो अथॉरिटी होती है, सत्ता होती है, प्राधिकार होता है, ये सार्वत्रिक यूनिवर्सल नहीं होता, क्योंकि ये कुछ लोगों के पास ही होता है। अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी को दिए जाते, जबकि जो अथॉरिटी सत्ता होती है ये कुछ को दिया जाता है, कुछ चुनिंदा लोगों के पास होती है। जैसे जब तक आप मान लीजिए कि आप पीछे सत्कारी नहीं बने तो पीछे सत्कारी वाली अथॉरिटी आपके पास नहीं आएगी। यानी जो अथॉरिटी होती है
उस सबके पास नहीं होते, कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही होती है। अधिकार न्यायपूर्ण दावे की विषय वस्तु के रूप में प्राप्त किए जाते, जबकि जो सत्ता होती है, अथॉरिटी होती है, ये क्या होती है, ये संरक्षण की विषय वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब अधिकार को लेकर के इसमें विभिन्न विद्वानों के द्वारा इसको परिभाषा दी गई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो बोसांके के द्वारा परिभाषा दी गई, ये हम बता भी चुके कि बोसांके ने क्या कहा, अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य के द्वारा लागू किया गया दावा है। तो बोसांके परिभाषा क्या देते हैं, यानी अधिकार विवेक पर आधारित वह दावा है जो समाज के द्वारा मान्यता प्रदान किया जाता और राज्य के द्वारा इसे लागू किया जाता है। तो ये बोसांकी की परिभाषा याद हो गई। दूसरा हाबहाउस की परिभाषा हमने कहा कि अधिकार को लेकर के क्या है, अधिकार वे हैं जो हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं और दूसरे हमसे अपेक्षा करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को अधिकार के नाम से जाना जाता है। दो परिभाषा हो गई। तीसरी है बेल्डे साहब की परिभाषा, ध्यान दिमाग में बैठा लीजिए। बेल्डे ने कहा कि एक अधिकार कुछ निश्चित कार्यकलापों के व्यवहार में स्वतंत्रता हेतु एक तर्कसंगत दावा है। कैसा दावा है, रेशनल क्लेम्स है, तर्कसंगत दावा है। एक अधिकार कुछ निश्चित कार्यकलापों के व्यवहार में स्वतंत्रता हेतु, यानी आपको अधिकार दे दिया गया तो उतने में आप स्वतंत्र हो जाएंगे। तो बेल्डे ने क्या कहा कि एक अधिकार कुछ निश्चित कार्यकलाप, कुछ एक्टिविटीज हैं, तो कुछ निश्चित कार्यकलापों के व्यवहार में स्वतंत्रता हेतु एक तर्कसंगत दावा है। तो बेल्डे ने अधिकार को किस रूप में परिभाषित किया कि एक अधिकार कुछ निश्चित कार्यकलापों के व्यवहार में स्वतंत्रता हेतु एक निश्चित तर्कसंगत दावा है। ये परिभाषा बेल्डे के द्वारा दी जाती। तो तीन विद्वान की परिभाषा आपने याद कर लिया। एक हमने कौन सा विद्वान का नाम बताया, तो हमने एक कहा हाबहाउस की, दूसरी बोसांके की, तीसरे बेल्डे की और चौथे जेफरसन साहब की याद कर लीजिए। जेफरसन साहब ने किस रूप में परिभाषित किया कि मनुष्य अपने सृष्टा द्वारा, सृष्टा मतलब मनुष्य को जिसने बनाया, जिस भगवान ने, या सृष्टा, तो मनुष्य अपने सृष्टा द्वारा कुछ निश्चित आहस्तांतरणीय का मतलब हुआ जिसे दूसरों को यानी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो मनुष्य अपने सृष्टा द्वारा कुछ निश्चित आहस्तांतरणीय अधिकारों से संपन्न किए जाते हैं। जब से मनुष्य का जन्म हुआ, पैदा होते हुआ वो कुछ निश्चित अधिकारों को लेकर आया है जिसको किसी दूसरे से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ऐसा कॉन्सेप्ट जेफरसन महोदय के द्वारा दिया जाता है। तो मेंस में आ जाए या पीटी में अलग से क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी में पूछा जा सकता, बोसांके वाला पूछा भी गया है, तो बोसांके का याद कर लिया। और हाबहाउस का बोसांके, हाबहाउस और बेल्डे और जेफरसन, तो ये 3-4 परिभाषा आप ध्यान रखिए। अगला लास्की साहब किस रूप में इसको परिभाषित करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्योंकि लास्की अधिकार पर ही वकालत करते हैं। हेराल्ड लास्की, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इन्हीं के द्वारा 1925 में लिखी जाती है। ये क्या कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बगैर कोई आदमी सामान्य रूप से अपनी अच्छी से अच्छी दशा में होने का प्रयास नहीं कर सकता। अगर आपको किसी भी प्रकार का अधिकार न दिया जाए तो क्या आप अपना जीवन यापन, अपने व्यक्तित्व का विकास आप अच्छे से कर पाएंगे? नहीं। तो इसी रूम में क्या लास्की साहब लिखते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बगैर कोई आदमी समान रूप से अपनी अच्छी से अच्छी दशा में होने का प्रयास नहीं कर सकता। अगर इनको अधिकार आपको न दिए जाएं तो आप एक अच्छा जीवन यापन नहीं कर सकते हो। ये बात लास्की के द्वारा कही जाती है। अब अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है, तो अधिकार सामाजिक होते हैं और क्योंकि समाज के द्वारा ही इनको रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है, मान्यता प्रदान की जाती है और राज्य केवल इनको लागू करता है। कभी भी अधिकार समाज विरोधी नहीं होते और ना ही हो सकते हैं। अधिकार क्या होते हैं? सामाजिक होते हैं क्योंकि उनका व्यवहार समाज के द्वारा अनुभव किए जाने वाले जन कल्याण के विरुद्ध नहीं दिया जा सकता। अधिकार सामाजिक दावों के रूप में मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां भी पैदा करते हैं। अब अधिकारों की परिकल्पनाएं, तो जो प्राकृतिक अधिकार इन्हीं को नैसर्गिक अधिकार की परिकल्पना के रूप में जाना जाता। तो जो नैसर्गिक अधिकारों की वकालत कौन करते हैं, तो थॉमस हाब्स के द्वारा कब 1651 में, थॉमस हाब्स के द्वारा 1651 में लेवियाथन नामक पुस्तक भी लिखी जाती है। तो प्राकृतिक अधिकारों की बात करें तो प्राकृतिक अधिकार का मतलब राज्य को जो नैतिक संस्था मानते हैं वही आपकी सकारात्मक स्वतंत्रता की वकालत भी करते हैं, वही आपके दैवीय सिद्धांत का समर्थन भी करते हैं, तो वही प्राकृतिक अधिकारों की वकालत करते हैं। तो चीज़ें कोरिलेट हैं। तो हाब्स इसमें हो गए प्राकृतिक अधिकारों की,
हाब्स लेवियाथन 1651, जॉन लॉक टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट 1690, 1651। उसके बाद जॉन लॉक के द्वारा टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट 1690 पुस्तक लिखी जाती है, और रूसो के द्वारा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 लिखी जाती है। तो ये 3 नाम आपको हम बता दिए जो प्राकृतिक अधिकारों की वकालत करते हैं, समर्थन करते हैं, और इनकी पुस्तक सबसे पहले कौन करते हैं, तो हमने कहा लेवियाथन किसने लिखा है, तो ये हाब्स, थॉमस हाब्स 1651 लेवियाथन, 1690 में कौन, जॉन लॉक टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, और 1762 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा लिखा जाता है। और ये सभी क्या कहते हैं कि प्राकृतिक यानी इनके द्वारा जो दृष्टिकोण अपनाया जाता है, ये कहते हैं प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों द्वारा क्या किया गया, नैसर्गिक अधिकार अस्तित्व में थे, और ये अधिकार व्यक्तियों में इस रूप में यानी वितरित किए गए थे कि मानो वे मनुष्य के रूप में मनुष्य के अनिवार्य यानी ये क्या हो, गुण हो, तो इस रूप में इनको वितरित किया गया था। वहीं पर जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ये आपका लीगल वाला है, विधि संगत अधिकारों की जो परिकल्पना, एक हो गया नैसर्गिक अधिकारों की परिकल्पना, दूसरी विधि संगत अधिकारों की परिकल्पना। और विधि संगत अधिकारों की परिकल्पना में उसमें हमने 3 नाम कौन कौन बताए थे, तो उसमें हमने हाब्स बताया, लॉक बताया, रूसो बताया। हाब्स लॉक रूसो, ऐसे हाब्स लॉक रूसो, हाब्स लॉक रूसो, हाब्स लॉक रूसो प्राकृतिक अधिकारों की वकालत करते हैं, और ये कहते हैं कि मनुष्य जब से पैदा हुआ वो अपने साथ प्राकृतिक अधिकारों को लेकर पैदा हुआ था। विधि संगत अधिकारों की जो परिकल्पना है इसमें बेंथम, हीगेल, ऑस्टिन इनके अनुसार अधिकार राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यानी ये राज्य, क्योंकि जो बेंथम है, हीगल है, ऑस्टिन है, ये विधि संगत अधिकारों की बात करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो अधिकार हैं ये राज्य सर्वोच्च है, और जो अधिकार हैं राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अधिकारों को एक ऐसा दावा मानते हुए जो कि राज्य बल जनता को प्रदान करती, यानी राज्य के द्वारा जनता को जो प्रदान किया जाता उसी को अधिकार कहा जाता है। तो ये पहला प्राकृतिक अधिकारों को वकालत कौन, हाब्स लॉक रूसो, और विधि संगत अधिकारों को वकालत कौन करते हैं, तो आपका बेंथम हो गया, हीगेल हो गया, बेंथम, हीगेल और ऑस्टिन के द्वारा किया जाता है। ये राज्य को जो राज्य ही अधिकारों का विधेयक परिभाषित करता है, यानी राज्य के द्वारा अधिकारों की परिभाषा दी जाती है। दूसरा, राज्य ही वह कानूनी ढांचा तय करता जो अधिकारों का स्रोत होता है, क्योंकि यह ही अधिकारों के उपभोग पर बल देता है। यानी अधिकार क्या हैं और उसके मानदंड क्या हैं, सब राज्य के द्वारा तय किया जाता है। चूँकि कानून ही अधिकारों को जन्म देता है और कायम रखता था, जब विधि की विषय वस्तु बदलती है तो अधिकारों का वास्तविक अर्थ भी बदल जाता है। तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया अधिकारों का प्राकृतिक नैसर्गिक सिद्धांत, नैसर्गिक में हाब्स लॉक रूसो, और दूसरा हो गया कौन, विधि संगत अधिकारों की परिकल्पना, और विधि संगत में कौन हो गए, तो बेंथम, हीगेल, ऑस्टिन, बेंथम, हीगेल, ऑस्टिन। और तीसरा है अधिकारों की ऐतिहासिक परिकल्पना, इसी को चिरकालजनित परिकल्पना भी कहा जाता है। इसमें अधिकारों को ये माना जाता है कि अधिकार जो हैं वो परंपराओं और प्रथाओं से जन्म लेते हैं। इनमें जो एडमंड बर्ग साहब हैं, इन्होंने अच्छे से वकालत किया है, यानी ऐतिहासिक सिद्धांत के रूप में। और चौथा, अधिकारों की समाज कल्याण परिकल्पना, यानी चौथी परिकल्पना क्या, अधिकारों की समाज कल्याण परिकल्पना। समाज कल्याण परिकल्पना में अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार ही समाज कल्याण की शर्तें हैं। अगर अधिकार नहीं दिया गया तो समाज कल्याण हो ही नहीं सकता। तो समाज कल्याण की शर्त क्या है, अधिकार प्रदान किया जाना। यह परिकल्पना का तर्क है कि राज्य को सिर्फ ऐसे अधिकारों को मान्यता देनी चाहिए जिससे समाज कल्याण को बढ़ावा मिलता हो। अगर समाज कल्याण को बढ़ावा मिलता है तो उसी को क्या करना चाहिए, यानी राज्य के द्वारा यानी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और इसमें जो रास्को साहब हैं, पाउंड है, सैफी हैं, तो रास्को, पाउंड, सैफी इसकी क्या करते हैं, पक्षधर करते हैं। समाज कल्याणकारी की है इस रूम में रास्को, पाउंड, सैफी, रास्को, पाउंड, सरफी के द्वारा वकालत की जाती है। और यह जो बेंथम के द्वारा बृहत लोगों का अधिकतम कल्याण दिया गया, उससे यानी अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण वाली परिकल्पना से ये क्या है, मेल खाता है। क्या कहा खाता, मेल खाता है। इसके बाद अधिकारों की पांचवी जो परिकल्पना है, तो यानी 4 परिकल्पनाएं आपने देख ली। अधिकारों की नैसर्गिक परिकल्पना, अधिकारों की नैसर्गिक के बाद अधिकारों की विधि संगत परिकल्पना, और तीसरी थी अधिकारों की
विधि संगत के बाद अधिकारों की ऐतिहासिक परिकल्पना, तो अधिकारों की प्राकृतिक परिकल्पना, अधिकारों की विधि संगत परिकल्पना, अधिकारों की ऐतिहासिक परिकल्पना, और चौथी अधिकारों की समाज कल्याण परिकल्पना, और पांचवी जो है वो अधिकारों की मार्क्सवादी परिकल्पना। मार्क्सवाद इसको किस रूप में, तो ये काल विशेष में आर्थिक व्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था हर जगह आर्थिक कारक को प्रमुख रूप से मानता है, आर्थिक कारक के माध्यम से क्या करता है, इसको परिभाषित करता है। अब इसमें लास्की का अधिकार परिकल्पना क्या है ये हम समझ लेते हैं। तो हेराल्ड लास्की जो 1893 से लेकर 1925 तक इनका काल है, इनके द्वारा क्या किया जाता है, इंग्लिश लेबर पार्टी में शामिल हुआ जाता है, और इनके द्वारा सबसे पहले 1925 में एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स यानी 1925 में एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी जाती है। प्राकृतिक अधिकार पर लास्की के विचार क्या हैं, आइए देखते हैं। तो लास्की साहब कहते हुए व्यक्तिक व्यक्तित्व उसका सर्वोत्तम स्वयं को बढ़ाने में मदद करते, यानी व्यक्ति विशेष जो अधिकार होते हैं ये व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम या अनुकूल रूप से अनुकूलतम विकास करते हैं। तो ये पहला। दूसरा, वे समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति को प्रदत्त सामाजिक शर्तें। अधिकार क्या हैं, ये समाज का, चूंकि व्यक्ति समाज का सदस्य होता है इसलिए अधिकार व्यक्ति को प्रदत्त सामाजिक शर्तें होती हैं। वे सामाजिक हैं क्योंकि ये कभी समाज कल्याण के विरुद्ध नहीं होते हैं। अगला, राज्य अधिकारों को कायम रखकर सिर्फ मान्यता देता है, संरक्षण देता है राज्य के द्वारा, यानी अधिकार को प्रदान नहीं किया जाता, अधिकार को केवल मान्यता संरक्षण राज्य प्रदान करता है, लास्की साहब कहते हैं। अधिकार कभी संपूर्ण असीम नहीं होते, यानी अधिकार कभी एक कंप्लीट नहीं होते, ये कर्तव्यों के साथ चलते हैं, यानी वस्तुतः कर्तव्य अधिकारों के पहले हैं। अधिकारों का व्यवहार कर्तव्यों के व्यवहार का द्योतक है, यानी कर्तव्य व अधिकार दोनों साथ साथ चलते हैं। यदि लास्की व्यक्ति को अधिकार देते तो अधिकार इस क्रम में होगा, सबसे पहले यानी आर्थिक अधिकार, उसके बाद सामाजिक व आर्थिक अधिकार, उसके बाद राजनीतिक और सामाजिक अधिकार ये रखते हैं। तो ये था अधिकारों को लेकर के यानी परिकल्पना। फिर मानवाधिकार, मानव को जो मानव होने के नाते अधिकार प्राप्त होते हैं उसी को मानवाधिकार के नाम से जाना जाता है। और मानवाधिकार की जो सामाजिक आर्थिक परिषद है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सामाजिक आर्थिक परिषद के द्वारा मानवाधिकार के संदर्भ में रूजवेल्ट की अध्यक्षता में यानी क्या किया जाता है, एक मानवाधिकार पर एक मीटिंग बुलाई जाती है। उसी के बाद फिर 10 दिसंबर 1948 को यूएन महासभा के द्वारा एक घोषणा जारी की जाती है, और चूँकि 10 दिसंबर 1948 को हुई थी तो हर साल 10 दिसंबर को किस रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया जाता है। तो हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया जाता है। इनमें जो मानवाधिकार के अंतर्गत घोषणा हुई, इसमें अनुच्छेद 3 से लेकर 15 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसमें जीवन, स्वतंत्रता, सुरक्षा, गिरफ्तारी से आज़ादी, किसी मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई, कानून का समान संरक्षण, आंदोलन करने की स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और आश्रम पाने का अधिकार, ये सब इसी अनुच्छेद 3 से लेकर 15 के बीच समाहित किया गया। इसके बाद अनुच्छेद 316 से लेकर 21 में क्या काम, यानी डीपीएसपी की भांति आप मान सकते हो, काम का अधिकार, बेरोजगारी के विरुद्ध रक्षण, न्याय संगत पारिश्रमिक, मजदूर यूनियन बनाने का, विश्राम व अवकाश लेने का, उचित जीवन स्तर का, शिक्षा व देश के सांस्कृतिक जीवन में भागीदारी के अधिकार को शामिल किया गया। और लास्ट में अनुच्छेद 28, 29, 30, तो 28, 29, 30 में सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था समुदाय के प्रति कर्तव्य को इसमें दर्शाया गया है। तो ये था स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बाद अब आता है कौन, ये अभी तक हम अधिकार देख रहे थे। अब अगला टॉपिक है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता 2 प्रकार की होती है, एक को नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरे को सकारात्मक स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। अब नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईसाइया बर्लिन की 1958 में यानी जो पुस्तक प्रकाशित की गई, 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो हमने इसके पीछे भी ईसाइया बर्लिन की पुस्तक 4 बुकें बताई थी। एक 1939 में बताया था, 1948 में बुक लिखी गई, 39 में जो बुक लिखी गई कार्ल मार्क्स हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट शीर्षक से, 1958 में 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, 1969 में 4 या सेज ऑन लिबर्टी, उसके बाद 1976 में विको एंड हैडर नामक शीर्षक से पुस्तक ईसाइया बर्लिन लिखते हैं। तो ईसाइया बर्लिन 1958 में 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी लिखते हैं, उसमें नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन करते हैं। बर्लिन ने
स्वतंत्र होने को दूसरों द्वारा हस्तक्षेप न होने के रूप में परिभाषित किया। यानी स्वतंत्र होना क्या है, दूसरे आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपके कामों में कोई दूसरा अरंगा ना लगाए, आपको परेशान ना करे, यानी स्वतंत्र होने का मतलब हुआ दूसरों द्वारा हस्तक्षेप न होने के रूप में परिभाषित किया है। ये कहते हैं कौन, यही बर्लिन साहब कि हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा उतना ही मेरी स्वतंत्रता होगी। यह परिभाषा लेवियाथन में, यानी जो लेवियाथन है, लेवियाथन किसके द्वारा लिखा गया, हब्स के द्वारा लिखा गया। तो लेवियाथन में बाह्य बाधाओं के अभाव के रूप में मुक्ति के रूप में, यानी बाह्य बाधा का मतलब बाहर से किसी भी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, में भी परिभाषित किया गया है। नकारात्मक स्वतंत्रता को आगे 1859 में, कब 1859 में जॉन स्टुअर्ट मिल, जेम्स मिल जिसे कहा जाता, जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा नकारात्मक स्वतंत्रता का एक व्यापक कॉन्सेप्ट 1859 में ऑन लिबर्टी में भी दिया जाता है। मिल के अनुसार सामाजिक सिद्धांत का उद्देश्य मानव मात्र के उद्देश्य को बढ़ावा देना है। जेम्स मिल और टी.एच. ग्रे ने क्या कहा, उन्हें स्वयं को सर्वश्रेष्ठ, यानी स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ कि स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, स्वयं को क्या बनाना, सर्वश्रेष्ठ बनाना है। आगे आइए, इसके बाद ये अगला कॉन्सेप्ट है, यानी समानता। समानता क्या है, तो समानता की अवधारणा ध्यान रखिएगा, एक सापेक्ष अवधारणा है। और अरस्तु ने सबसे पहले पॉलिटिक्स पुस्तक लिखते हैं, और पॉलिटिक्स में ये कहते हैं कि अरस्तु असमानता को प्राकृतिक मानते हैं और कहते हैं कि नागरिकों, दासों, पुरुषों, स्त्रियों के बीच जो भेदभाव है ये तर्कसंगत है और ये भेदभाव होना भी चाहिए। अब समानता के लिए संघर्ष, तो समानता के लिए संघर्ष कई स्तर पे हुए हैं, तो उनमें से आपका यहाँ जो काम है का है, लास्की के अनुसार जो समानता का अर्थ है ये हम समझ लेते हैं। लास्की कहते हैं कि विशेष प्राधिकार नहीं होने चाहिए, उनकी वो ना हो, सभी के लिए यथेष्ट अवसर की उपलब्धता हो, सामाजिक लाभों तक सभी की समान पहुंच हो और किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाए, आर्थिक व सामाजिक शोषण नहीं होना चाहिए। अगर ये सब होता है तो इसी को समानता माना जाता है। टर्नर महोदय 1931 में एक क्वालिटी पुस्तक लिखते हैं, तो यहाँ भी टर्नर महोदय की हमने पुस्तक पीछे आपको याद करवाई थी, 1920 में कहा था सबसे पहले इक्विजिटिव सोसाइटी के द्वारा पुस्तक लिखी जाती। 1924 में एजुकेशन द सोशलिस्ट पॉलिसी पुस्तक लिखी जाती है। 1926 में रिलीजन एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक लिखी जाती है। और 1931 में एक क्वालिटी पुस्तक लिखी जाती, उसमें समानता की अवधारणा प्रस्तुत की जाती। समानता का मतलब हुआ लोगों की आधारभूत समानता, अवसर की समानता, उन दशाओं की समानता जिनमें रहकर जीवन दशाओं को समान बनाने का प्रयास किया जाता, परिणाम उपलब्धता की समानता, ये इस रूप में टर्नर महोदय डिफाइन करते। समानता के आयाम क्या, तो कानूनी समानता, कानून का समान संरक्षण, कानून के समक्ष विधि के समक्ष समानता। राजनीतिक समानता क्या है, राजनीतिक मामलों में असमानता का आधार निम्न रहा, जैसे राजनीतिक मामलों में असमानता क्यों रही है, उसके पीछे के क्या रीजन जिम्मेदार रहे हैं, इसी को यानी प्लेटो ज्ञान, यानी लोगों का ज्ञान ही नहीं है तो प्लेटो ज्ञान के रूप में मानते हैं। राजतंत्र में धर्म और भगवान तंत्र को माना जाता, अभिजात तंत्र में जन्म को माना जाता, धनिक तंत्र में धन को, दक्षिण अफ्रीका में वर्ग यानी हिटलर ने प्रजाति को माना, पेरेटो मोस्का ये संभ्रांत एलीट वर्ग को मानते हैं। लास्की राजनीतिक समानता का अर्थ वो कहते हैं कि यह प्राधिकार जो यह प्रयत्न करता है कि सत्ता अवश्य लोकतांत्रिक शासन नियमों के अधीन होना चाहिए। आर्थिक समानता का मतलब क्या, अब रूसो इसे किस रूप में परिभाषित करते हैं, रूसो कहते हैं कि समानता से हमें यह अर्थ लेना चाहिए कि शक्ति और समृद्धि की हर व्यक्ति के लिए नितांत व अभिन्न है, नितांत व अभिन्न बल्कि नितांत न अभिन्न है, बल्कि यह कोई भी समाज नागरिक इतना, यानी कुल मिलाकर के इनका है जो रूसो हैं, ये कहते हैं समानता का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति इतना अमीर ना हो जाए कि सामने वाले की नागरिकता व स्थिति को हीन वो सामने वाला व्यक्ति समझने लगे, यानी वो अपने आप को मजबूर रूम में ना देखे, तो ये बताते हैं। सामाजिक समानता का मतलब क्या है, तो ये सामाजिक समानता का मतलब हुआ कि
सभी व्यक्तियों को एक जैसा मानना, जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाना। ये आपका हो गया। इसके बाद यहाँ ये काम का है, सकारात्मक उदारवादियों का मानना था कि स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे की पूरक है। स्वतंत्रता और समानता पूरक है, ध्यान से समझिएगा। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की पूरक है तथा राज्य को विधान व नियम के माध्यम से सामाजिक व आर्थिक असंतुलनों को ठीक करने का काम सौंपा गया है। समानता व स्वतंत्रता एक दूसरे का पूरक है। समानता व स्वतंत्रता एक दूसरे का पूरक है। इसके समर्थक कौन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आइए इसमें देखिए कौन कौन है। रूसो हैं, इसके बाद ग्रीन है, हाव हाउस है, लिंडसे हैं, टोनी साहब हैं, बार्कर हैं, लास्की हैं, मैकफरसन है। तो ये सब सकारात्मक स्वतंत्रता की वकालत करते हैं और ये जो सकारात्मक स्वतंत्रता मानते हैं ये स्वतंत्रता व समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। तो ये नाम बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, मानेंगे स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के पूरक हैं। तो एक दूसरे के पूरक के रूप में कौन कौन स्वीकार करते हैं, तो टर्नर साहब, जो टर्नर पीछे भी हमने आपको बताया है, तो ये आर एच टोनी समानता के प्रबल समर्थक भी थे और आर एच टोनी जो हैं ये आपके स्वतंत्रता व समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। जबकि लॉर्ड एक्टन और डी टाकविल स्वतंत्रता व समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। तो यहाँ स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के पूरक के रूप में कौन कौन है, तो एक तो नाम पहले से क्लियर है, आर एच टोनी साहब है। आर एच टोनी के बाद बाकी नाम इसमें आपके सामने हैं। तो इसमें रूसो भी हैं, मैटलैंड है, रूसो, मैटलैंड, ग्रीन, उसके बाद आपका हाव हाउस, फिर आपका लिंडसे, फिर आपका टोनी हो ही चुका, बार्कर, लास्की, मैकफरसन। तो ये नाम आपको याद हो गए होंगे। ये नाम बिल्कुल आपके दिमाग में होने चाहिए। स्वतंत्रता व समानता को एक दूसरे का पूरक कौन मानते हैं, तो हमने कहा रूसो मानते हैं, मैटलैंड मानते हैं, टी.एच. ग्रीन मानते हैं, टी.एच. ग्रीन, हाव हाउस, लिंडसे, आर एच टोनी, बार्कर, लास्की और इसके बाद आपका मैकफरसन। मैंस स्वतंत्रता व समानता के बीच कोई अंतर्निहित विवाद नहीं है। ये मैंस साहब, ये गैंस साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं स्वतंत्रता व समानता में कोई भी विवाद है ही नहीं। इसके बाद राल्स साहब क्या कहते हैं कि जो प्राथमिक स्थिति में है उनको यथोचित संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए। यही क्या है, यानी स्वतंत्रता है। समानता की जो मार्क्सवादी अवधारणा है, वो मार्क्सवादी अवधारणा में वर्गों का खात्मा और सभी के लिए समान सामाजिक स्थिति की बात की जाती है। मार्क्स क्या कहते हैं कि हम वर्ग उन्मूलन चाहते हैं और इस अर्थ में हम संपन्न हैं। स्टालिनवाद, इनका दावा था कि औद्योगिक कर्मियों व किसानों के बीच आर्थिक विरोध और सामाजिक फासले घट रहे हैं और धुंधले पड़ रहे हैं। तो ऐसा कोई कोटेशन देता, ध्यान रखिएगा। न्याय क्या है, न्याय ही सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम सद्गुण है। ये बात कौन, जॉन रॉल्स के द्वारा की जाती है। जॉन रॉल्स के द्वारा न्याय को किस रूप में व्यक्त किया जाता कि न्याय ही सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम सद्गुण है। इनके द्वारा 1971 में ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक लिखी जाती है। जॉन रॉल्स ने एक और जो जॉन रॉल्स के नाम से जॉन रॉल्स एंड द एजेंडा ऑफ सोशल जस्टिस, इसको बी.एन. राव के द्वारा लिखा गया, यानी एक संपादित ग्रंथ है। तो पूछेगा जॉन रॉल्स एंड द एजेंडा ऑफ सोशल जस्टिस, जॉन रॉल्स एंड द एजेंडा ऑफ सोशल जस्टिस को किसने लिखा, बी.एन. राव के द्वारा लिखा गया। अब न्याय की बात करें तो न्याय शब्द जो है यह लैटिन शब्द के जुंगेर से बना है। जुंगेरे, JUNGERE, जुंगेरे शब्द से बना। जुंगेरे का अर्थ होता बांधना या एक साथ गांठ देना, बांधना या एक साथ गांठ देना, और जस माने एक, बंधन या गांठ से ये बना है। यह एक बांधती या जोड़ती हुई अवधारणा है जिसमें न्याय हर व्यक्ति को अधिकारों व कर्तव्यों व दंडों का यथोचित हिस्सा बांटकर लोगों को
लोगों को संबंधों की एक उपयुक्त अथवा उचित व्यवस्था के भीतर संगठित करने का काम करता है, इसमें जोड़ने का प्रयास किया जाता है। दो प्रकार की होती है, एक सत्तावाची न्याय होता है, एक प्रक्रियागत न्याय होता है। जब नियम यानी यह नियमों, नीतियों, निर्णयों आदि विषयों का अथवा परिणाम की न्याय संगत अथवा औचित्य की ओर यानी इशारा करती है। दूसरी आपकी कौन सी है? दूसरी आपकी न्याय है प्रक्रियागत, जिसमें प्रक्रिया पर प्रमुख रूप से बल दिया जाता है। स्पेंसर ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने ही स्वभाव व संगत व्यवहार के लाभ और बुराइयां मिलनी चाहिए। अगला, राल्स के न्याय संबंधी उदारवादी समतावादी सिद्धांत, तो इनमें समान मौलिक स्वतंत्रताओं का सिद्धांत, अवसर की निष्पक्ष समानता, मतद्वैध का सिद्धांत, ये इसके जॉन राल्स के प्रमुख रूप से हैं। और इन्होंने क्या कहा कि जॉन राल्स ने मूल संरचना के अंतर्गत 4 शाखाएं बताई हैं। हमने 4 शाखाएं एग्जाम में पूछा जा सकता, तो हमने कहा था एज और टीडी, याद रखिएगा। पहला हो गया एलोकेशन, दूसरा हो गया स्टेबिलिटी, और तीसरा हो गया ट्रांसफ़र, चौथा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 प्रकार की क्या हैं? शाखाएं होती हैं। 4 प्रकार की क्या हैं? शाखाएं होती हैं। आगे आते हैं, अगला देखते हैं। अगला ये कर्तव्य बोध। तो कर्तव्य बोध का मतलब क्या होता है? यहाँ एक बेसिक परिभाषा दी गई है कि एक कर्तव्य समानता या वेद करता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। कर्तव्य क्या है? हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कर्तव्य उन शर्तों को तय करता है जो व्यक्तियों और समूहों पर उनके सामाजिक व्यवहारों में बंधनकारी होती है, यानी क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। कर्तव्य का सिद्धांत में सत्य का सिद्धांत, इसे अनुमोदन का सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसके जो प्रोपाउंडर हैं ये बेंथम साहब हैं। कानून कर्तव्यों को निर्धारित कर अधिकारों को गारंटी देता। उन्होंने कहा, मेरे द्वारा किसी भी काम को किए जाने की स्थिति में मैं दंडाधीन हो जाता हूँ जो उस अधिकार के व्यवहार में आपको तंग किए जाने वाला है। यानी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको कोई नुकसान पहुँचता है तो हम दंड के भागी बनेंगे। ये आपका है कर्तव्य का भाव। जे एस मिल ने कहा कि अधिकार रखना कुछ रखना है जिसके स्वत्व में समाज को व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए, जे एस मिल ने परिभाषित किया है। अगला आपका विकल्प का सिद्धांत दूसरा है, और विकल्प सिद्धांत को एच.एल.ए. हार्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और तीसरा स्वायत्ता का मतलब हुआ कि स्वायत्ता ही हमारी वरीयताओं, इच्छाओं, मूल्यों व विचारों को सोचने, विचारने व प्रतिपादित करने के लिए यानी बनाता है क्या? सक्षम बनाता। और इसको कांट इसका स्वायत्ता की बात करते हैं। अगला कांट कहते हैं कि मनुष्यों का कर्तव्य है कि स्वायत्ता की वृद्धि करे और इस क्षमता के धारक जीवों के रूप में दूसरों से पेश आए। अगला कथन, कर्म इस तरीके से करो कि तुम हमेशा मानवता को प्रस्तुत करो। ये कोटेशन याद कर लीजिए। कर्म इस तरीके से करो कि तुम हमेशा मानवता को प्रस्तुत करो, चाहे अपने स्वयं अथवा किसी अन्य मनुष्य के रूप में, कदापि महज एक साधन के रूप में नहीं, बल्कि सदा हमेशा साध्य की तरह अपने आप को पेश करने की कोशिश करो। और चौथा है न्याय को जॉन राल्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ये आपके प्रकार थे। इसके बाद है आपका संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या? तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता एक अहम अवधारणा जिसके 4 तत्व माने जाते हैं घटक, जिनमें 4 घटक कौन कौन है? तो इसमें जनसंख्या है, भूभाग है, निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता है। तो ये लेकिन निश्चित भूभाग को कौन सीले, डिग्वी और हाल ने नहीं माना है। जो आपका संप्रभुता सॉवरेन शब्द है, यह सोपरानस शब्द से बना है, और इसका अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च से इसका अर्थ लगाया जाता है, यानी सर्वोच्च सत्ता के रूप में माना जाता है। तो बोधिन ने किस रूप में परिभाषित किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संप्रभुता को। इन्होंने कहा कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजा के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है और कानून इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। बोधिन संप्रभुता को परिभाषित क्या करते हैं कि जो संप्रभुता है ये नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है और कानून भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। दूसरी ग्रोटियस
किस रूप में परिभाषित करते हैं संप्रभुता को? कहते हैं कि उसमें निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य किसी अन्य के अधीन नहीं होते और जिसकी इच्छा का दमन नहीं किया जा सकता, जिसके कार्य किसी अन्य के अधीन नहीं होते, जिसकी इच्छा का दमन नहीं किया जा सकता, उसे संप्रभुता कहा जाता है और ये ग्रोटियस के द्वारा परिभाषा दी जाती है। ब्लैक स्टोन संप्रभुता को किस रूप में परिभाषित करते हैं? तो ब्लैक स्टोन के द्वारा संप्रभुता को परिभाषित करते हुए कहा जाता कि संप्रभुता सर्वोच्च, अदम्य, निरपेक्ष, अनियंत्रित प्राधिकार है जिसमें सर्वोच्च विधिगत शक्ति होती है। यानी विधिगत का मतलब हुआ नियम कानून के हिसाब से इसमें शक्ति का उल्लेख किया जाता है। सर्वोच्च होती है, अदम्य होती है जिसका दमन नहीं किया जा सकता, एब्सोल्यूट होती है, अनियंत्रित होती है। तो इस रूप में ब्लैक स्टोन इसको परिभाषित करते हैं। इसके बाद संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। तो राज्य की सर्वोच्च इच्छा पूछे तो बिलावली के द्वारा संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च इच्छा के रूप में परिभाषित किया गया। तो संप्रभुता क्या राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ऐसी परिभाषा बिलावली के द्वारा दी गई है। तो पूछे संप्रभुता क्या है? राज्य की सर्वोच्च इच्छा, और ये बिलावली ने परिभाषित किया। सोल्टेयर ने क्या कहा? संप्रभुता राज्य द्वारा अंतिम विधिक निग्रह शक्ति का अभ्यास है। ये किसके द्वारा? सोल्टेयर के द्वारा परिभाषित किया गया। डुगयूइट के द्वारा क्या कहा गया? संप्रभुता राज्य की शासन शक्ति होती है, यह राज्य में संगठित राष्ट्र की इच्छा है, यह राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्तियों के ऊपर अप्रतिबंधित आदेश प्रदान करने का अधिकार होता है। सबसे और अगला, हेंसले ने किस रूप में परिभाषित किया? ऐसी धारणा जो कम नहीं तो अधिक नहीं को बनाए रखती है और यह समाज को कुल मिलाकर अस्तित्व में लाना है। तो राजनीतिक समाज के अंदर एक अंतिम प्राधिकार आवश्यक है जो सबके ऊपर लगाम लगाए। डेविड हेल्ट ने क्या कहा? डेविड हेल्ट की परिभाषा है कि समुदाय के अंदर राजनीतिक प्राधिकार जिसके पास एक प्रदत्त क्षेत्र के भीतर नियम, बेनियम और नीति निर्धारण के लिए अविवादित अधिकार होते हैं, उसी को क्या कहा जाता? संप्रभुता के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ओवरऑल देखें तो संप्रभुता राज्य की विशेषता है, राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है, राज्य की विधिक निग्रह शक्ति होती है, संप्रभु कानून बनाता है और जनता से शासन का लिखित आदेश प्राप्त करता है। संप्रभुता किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय में शामिल होती है। संप्रभुता की शक्ति क्या होती है? निरपेक्ष व असीमित होती है, इसमें कटौती या किसी भी प्रकार की लगाम नहीं लगाई जा सकती। अब संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में संप्रभुता एक आधुनिक अवधारणा है जो यूरोप में राष्ट्र राज्य के साथ इसका उदय होता है। वेस्टफेलिया की संधि 1648 से सब जानते ही हो। राजनीति विज्ञान के जनक जो अरस्तु हैं इसे राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में देखते हैं। राज्य का सुविचारित अंग संप्रभुता होना चाहिए और उनका निश्चय था कि कानून सार्वभौमिक होने चाहिए। तो ये सब आपका क्या होता है? संप्रभुता। संप्रभुता का जब मध्यकाल यूरोप में डार्क एज हो रहता, अंधकार युग होता, उस समय इसको क्या किया जाता? यानी पोप सबसे ऊपर हो जाता है जबकि राज नीचे। इस प्रकार राजा जो है वो मध्यकाल में संप्रभु नहीं रह पाता है। बार्कन ने इसे राज्य के प्रतिमान की बजाय रियासती स्वर्ग के रूप में इसे परिभाषित किया। तो रियासती स्वर्ग के रूप में संप्रभुता का पूछे रियासती स्वर्ग के रूप में किसने परिभाषित किया? तो ये बार्कर साहब। बोंदा पहले राजनीतिक दार्शनिक हुए जिन्होंने संप्रभुता की आधुनिक संकल्पना को प्रतिपादित किया। पिछली बार टीजीटी पीजीटी में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि संप्रभुता की ये आधुनिक जो अवधारणा है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बोंदा के द्वारा। संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बोदिन या बोंदा के द्वारा प्रस्तुत की गई। उन्होंने संप्रभुता को नागरिकों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति के रूप में परिभाषित किया जो किसी भी कानून से अबाधित होती है। उन्होंने नागरिकता भी संप्रभुता के अधीन परिभाषित किया। जो नागरिकता ये भी संप्रभुता के अधीन होती है। बोंदा के अनुसार संप्रभुता की शक्ति दूसरे को नहीं दी जा सकती। संप्रभुता किसी को दिया नहीं जा सकता। ये अपने आप में क्या हस्तांतरणीय शक्ति होती। संप्रभुता शाश्वत व असीमित होती है। संप्रभुता से कानून बनता है और इसे कानून बनाने, उसकी व्याख्या करने, उसे लागू करने का अप्रतिबंधित अधिकार भी प्राप्त होता है। हाब्स ने बोंदा को पुनः परिभाषित किया यानी और संप्रभुता के सिद्धांत को पूर्णता प्रदान करने की कोशिश इसके हाब्स के द्वारा की गई। और तो इसमें आपका बोंदा और हाब्स, तो आधुनिक अवधारणा बोधिन के द्वारा दी गई और इसको पुनः परिभाषित करने का काम हाब्स ने किया। हाब्स के अनुसार संप्रभुता सामाजिक संविदा का सृजन और संप्रभुता वह व्यक्ति अथवा सभा है जिसे शांतिपूर्ण जीवन के आम प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया गया है। यानी संप्रभुता इसलिए लाई गई कि शांतिमय जीवन व्यतीत किया जा सके।
रूसो ने जनता में अव्यवस्थित संप्रभुता को यानी आम राय के रूप में व्यक्त किया। तो पूछेगा संप्रभुता को आम राय के रूप में किसने व्यक्त किया, तो रूसो के द्वारा व्यक्त किया गया है। संप्रभुता असीमित, सर्वोच्च और निरपेक्ष होती है, या असंक्राम में और अखंड भी होती, परंतु हाव से भिन्न रूसो की संप्रभुता जनता की सहमति पर आधारित है। यानी किस पे आधारित है, तो रूसो की जो संप्रभुता है ये जनता की सहमति पर आधारित है। जॉन लॉक के द्वारा यानी सीमित सरकार की अवधारणा को प्रस्तुत किया जाता है। लॉक ने सीमित संप्रभुता को तरजीह देते हैं। उन्होंने इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया कि संप्रभु शक्तियाँ अखंड होती हैं, असीमित होती हैं, निरपेक्ष होती हैं। हेगेल कहते हैं कि संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया, परंतु उनके राजा के पास कानून न मानने की शक्ति भी थी। तो ये राजा को क्या बनाया, शक्तिशाली। इसी के द्वारा ये हेगेल का ही कोटेशन है कि राज पृथ्वी का पर परमात्मा का पराव है, परमात्मा का तत्व है, परमात्मा की परछाई है। उन्होंने व्यक्ति को पूर्णतः राज्य के अधीन कर दिया। राज्य का व्यक्ति के ऊपर उच्चतम अधिकार और उसकी स्वतंत्रता उसे राज्य की तरफ से एक उपहार है। राज्य चाहे तो स्वतंत्रता प्रदान करे। इन्होंने कहा भी है कि राज्य की आज्ञा का पालन करना ही क्या स्वतंत्रता है। अब ऑस्टिन आते हैं, ऑस्टिन हेगेल का अनुसरण करते हैं। तो जो हेगेल है इन्हीं का पालन कौन, ऑस्टिन करेंगे। तो हेगेल ऑस्टिन एक साथ कर लीजिए। तो ये जो ऑस्टिन है ये हेगेल का अनुसरण किया। उन्होंने हेगेल द्वारा प्रतिपादित अध्यात्मवाद से राज्य और संप्रभुता को कभी भी यानी अलगाव नहीं किया। उन्होंने संप्रभुता की एक विधिगत दृष्टिकोण की वकालत की, जिसमें संप्रभुता निरपेक्ष, असीमित, असंक्राम्य और अखंड होती है। यानी इन्होंने बिल्कुल हेगेल की बताई। संप्रभुता के प्रकार कितने होते हैं, तो ऑस्टिन ने जो संप्रभुता के प्रकार बताए हैं वो समझ लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, मीन्स में जीआईसी में आया भी था। एक होता वास्तविक व औपाधिक संप्रभुता। वास्तविक औपाधिक मतलब नाम मात्र की संप्रभुता वो वास्तविक, यानी इसी को डी फैक्टो या डी ज्योर के नाम से जाना जाता है। दूसरा विधिक व राजनीतिक संप्रभुता। तो पहला कौन हो गया, पहला हो गया वास्तविक व औपाधिक संप्रभुता, दूसरी विधिक और राजनीतिक संप्रभुता, और तीसरी विधि सम्मत और तथ्यपरक संप्रभुता। विधि सम्मत तो पहली वास्तविक और औपबंधिक औपाधिक। पहली कौन हो गई, वास्तविक और औपाधिक, यानी टाइटुलर, इसी को टाइटल से बना है, टाइटुलर संप्रभुता के नाम से जाना जाता है वास्तविक, और टाइटुलर सॉवरेनिटी। दूसरा विधिक और राजनीतिक संप्रभुता, तीसरी विधि सम्मत और तथ्य परक संप्रभुता, विधि सम्मत और तथ्य परक संप्रभुता, और चौथी लोकप्रिय संप्रभुता। और लोकप्रिय संप्रभुता को रूसो के द्वारा अपनाया गया है। सभी प्राधिकारों का स्रोत क्या है, जनता है। वर्तमान काल में इसे लाने का श्रेय किसको दिया गया, रूसो को दिया गया। और मध्यवर्ती काल में इससे कौन, सिसरो को यानी इसका माना जाता है। जॉन लॉक की सिविल सोसाइटी की जनता की सहमति पर आधारित है। यानी जो जॉन लॉक की सिविल सोसाइटी है ये जनता की सहमति पर आधारित है। परंतु रूसो को आधुनिक संप्रभुता की धारणा के जनक के रूप में माना जाता है। तो अगर आधुनिक संप्रभुता का जनक पूछा जाए तो आधुनिक संप्रभुता की धारणा के जनक कौन है, रूसो। आधुनिक संप्रभुता के जनक कौन है, रूसो। आधुनिक संप्रभुता के जनक कौन है, रूसो को माना जाता है। रूसो के अनुसार मानव अपनी प्राकृतिक व स्वतंत्र व समान है, और सरकारी तंत्र मानवों की स्वतंत्र इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। तो ये था कौन सा, यानी स्वतंत्रता। अब इसमें अमेरिकी घोषणा, हम इन तथ्यों को स्वतः मानते हैं और या कि मानव समान रूप से जन्म लेते हैं। तो अमेरिकी उद्घोषणा में भी कहा गया था कि मानव समान रूप से जन्म लेते हैं और या कि उसमें जीवन, स्वतंत्रता और प्रसन्नता की तलाश होती है, और या कि इन अधिकारों की रक्षा के लिए मानवों के बीच सरकार से इन शक्तियों से व्युत्पन्न किया जाता है। फ्रांसीसी क्रांति भी यही कि मनुष्य जन्म लेते और स्वतंत्र रहते हैं और अधिकारों में भी एक समान रहते हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा भी यहाँ दिया जाता है, यहाँ का प्रमुख नारा भी होता है। ऑस्टिन की संप्रभुता अवधारणा क्या, तो ऑस्टिन के द्वारा यानी जो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑस्टिन ने अपनी जो संप्रभुता की अवधारणा है ये ऑस्टिन के द्वारा लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो पुस्तक लिखी गई, ऑस्टिन ने लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कब 1832 में लिखा है। और सेम क्वेश्चन आप देखिए, ये जो क्वेश्चन आप टीजीटी पीजीटी पिछले साल के देखेंगे, मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, मोस्टली क्वेश्चन यानी इसी बुक जो ये मटेरियल जहाँ से ये कलेक्ट किया गया उसी से पूछे गए हैं।
यानी ऑस्टिन की जो संप्रभुता की अवधारणा है या लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में 1832 में बुक अलग से पूछी जा सकती है, ऑस्टिन की है। तो ये लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस 1832 में जो लिखी गई उसमें संप्रभुता की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, प्रतिपादित किया। उनके अनुसार यदि कोई निश्चित मानव वरिष्ठ जो अपने से वरिष्ठ के प्रति निष्ठावान नहीं है, किसी अन्य वर्ग के में बहुमत द्वारा स्वाभाविक निष्ठा प्राप्त करता है, तो वह वरिष्ठ उस वर्ग का संप्रभु है और वह वर्ग एक राजनीतिक और स्वतंत्र वर्ग होता है। तो इस रूप में परिभाषा किसके द्वारा दी जाती है? ऑस्टिन के द्वारा दी जाती है। ये क्या कहते हैं? संप्रभुता की विशेषताएं ऑस्टिन क्या बताते हैं कि राज्य के लिए संप्रभुता आवश्यक है, यानी अनिवार्य है। संप्रभुता राज्य के लिए आवश्यक है। यदि राज्य निकाय है तो संप्रभुता उसकी आत्मा है, यानी निकाय मतलब शरीर, बॉडी। कहा कि अगर राज्य बॉडी है तो उसकी आत्मा कहाँ है? संप्रभुता। ऐसी परिभाषा कौन देते हैं? तो ऐसी परिभाषा ऑस्टिन के द्वारा दी जाती है। दूसरा कि संप्रभुता के एक निश्चित संप्रभुता का होना आवश्यक है, संप्रभुता का निश्चित होना आवश्यक है, या किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकायों में क्या होती शामिल होती है। ऑस्टिन के अनुसार राज्य वह विधिगत आदेश है जिसमें संप्रभुता स्पष्टता अवस्थित की जा सकती है। यह जनता मत द्वारा अथवा आम राय नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब अस्पष्ट अभिव्यक्तियाँ होती हैं। अगला, संप्रभु राज्य में सर्वोच्च शक्ति क्या होती है? निहित होती है। राज्य के सभी अधिकार इसी से प्राप्त होते हैं, यानी संप्रभुता से प्राप्त होते हैं, और ये असीमित व निरपेक्ष होता है। अगला, संप्रभु जनता से स्वाभाविक निष्ठा प्राप्त होता है। जो संप्रभु जनता है उससे स्वाभाविक निष्ठा प्राप्त करता है। इस प्रकार संप्रभु का प्राधिकार आकस्मिक नहीं है, या नियमित, अबाधित और अविच्छिन्न प्रक्रिया के अंतर्गत विकसित हुआ। कानून संप्रभु इच्छा है और आदेश है। तो ये संप्रभुता में आदेश और निष्ठा प्राप्त करने की कानून सम्मत वास्तविक शक्ति है, यानी कानून सम्मत मतलब कानून के समान इसमें शक्ति शामिल होती है। संप्रभुता अनन्य व अखंड होती, इसे बांटा नहीं जा सकता। अब यहाँ डुगेट के द्वारा एक और परिभाषा दी गई, डुगेट की याद कर लो। कानून हमारे सामाजिक जीवन का उत्पाद है। कानून हमारे सामाजिक जीवन का उत्पाद है। तो पूछे, कानून हमारे सामाजिक जीवन का उत्पाद है, किसके द्वारा ये परिभाषित किया गया है? किसके द्वारा? तो ये हमने आपको बताई दिया, डुगेट के द्वारा परिभाषित किया। नागरिकता 3 आयामों में बांटा जा सकता है। एक सिविल या असैनिक नागरिकता, दूसरी राजनीतिक और तीसरी सामाजिक नागरिकता होती है। उदारवादी लोकतंत्र में लोक प्राधिकार स्वतंत्र व समान नागरिकों के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है, जो प्राधिकार होता है। इसके बाद जो हाफ हुमायूं हुआ, जनास्की साहब है, इन्होंने नागरिकता के 4 वर्ग किए हैं। एक, कलंकित मानव, जो सामाजिक रूप से कलुषित अथवा अशक्त होते हैं, इनमें गरीब, अलैंगिक, महिलाएं या को शामिल किया जाता। दूसरे, अक्षम, यानी एक सक्षम, उसी का अपोजिट असक्षम होता, जो शारीरिक व मानसिक रूप से श्रम करने में अक्षम होते हैं। अगला, प्रच्छन्न मानव, इसमें गर्भवती महिलाएं हैं, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति हैं, स्थायी तौर पर बेहोश, अचेत मरीज हैं, ये सब बुजुर्ग इसमें शामिल किए जाते हैं। मानव जैसे अमानव व अर्धमानव, इसमें इस वर्ग में राष्ट्र, प्रजाति व धार्मिक समूह को भी शामिल किया जा सकता है। तो ये था आज का डिस्कशन। तो हमने इसमें भी कई बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, और यहाँ से उम्मीद करते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना चाहिए। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।